राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। आशा है कि आप अपनों का और अपना ख्याल रख रहे होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, जो आज की कहानी है वो यूपी के अलीगढ़ की है। यहाँ पर एक शख्स को जेल में बंद था, उसको फांसी की सजा हो गई थी। जब उससे जेलर पूछता है, अधिकारी पूछते हैं कि तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है, कोई अंतिम इच्छा है, तो बताता है कि साहब, मैं आखिरी बार अपनी बीवी के साथ एक कमरे में अलग से रहना चाहता हूँ, सोना चाहता हूँ। जेलर को बड़ा अचंभा होता है कि यार, जिस बंदे की 2 दिन बाद फांसी होनी है, उस बंदे को कोई और चीज नहीं सूझी। वो कह रहा है कि मैं अपनी पत्नी के साथ एक रात बिताना चाहता हूँ, समय बिताना चाहता हूँ, रहना चाहता हूँ। पर उसकी आखिरी ख्वाहिश थी, तो जेलर भी कहता ठीक है, मैं पता करता हूँ, ऐसा पॉसिबल होगा तो मैं जरूर तुम्हारे लिए करूंगा। इसके बाद जेलर अपने थोड़ा उच्च अधिकारी को बताता है कि ऐसे ऐसे जो उसको फांसी होने वाली है, उसकी अंतिम इच्छा ये है कि वो अपनी बीवी के साथ एक कमरे में रहना चाहता है, समय बिताना चाहता है। तो अधिकारी बोलते हैं ठीक है, कोई बात नहीं, कोई गलत चीज नहीं है। जब उसकी अंतिम इच्छा ही है, फांसी होने वाली है 2 दिन बाद, कोई बात नहीं, उसकी व्यवस्था तुम कर दो। और थोड़ा ध्यान रखना कि कोई आपत्तिजनक चीज ना हो और कुछ गैर कानूनी ना हो। उसके बाद जेलर कहते हैं ठीक है। अब जेलर साहब उसकी पत्नी को खबर भिजवाते हैं कि तुम्हारे पति की अंतिम इच्छा ये है। पत्नी को शुरू शुरू में तो गुस्सा आता है, मना करने करती है, पर जेलर कहते हैं ठीक है, तो कुछ भी किया है, पर 2 दिन बाद उसको फांसी हो जाएगी, कम से कम उसकी आखिरी इच्छा है वो पूरा कर दो। फिर पत्नी को भी लगता है कि इतने साल जिस आदमी के साथ रही हूँ, जिस व्यक्ति के साथ बिताए हैं, एक आखिरी बार रात बिताने में कोई दिक्कत नहीं है। तो कहती ठीक है जेलर साहब, मैं आ जाऊंगा। इसके बाद जेलर साहब जेल में ही एक अलग कमरे में उसकी व्यवस्था करते हैं। वहाँ बेड बिछाते हैं और पूरी व्यवस्था करते हैं, वहाँ पर वॉइस रिकॉर्डर लगा देते हैं ताकि कोई भी आपत्तिजनक चीज ना हो पाए। अब इसके बाद वो दिन आता है जब वो जेलर साहब अब उसके बाद वो दिन आता है, उसकी पत्नी आती है, उन दोनों को कमरे में बिठाया जाता है और वॉइस रिकॉर्डर चालू कर दिया जाता है। अब जैसे ही उसकी पत्नी आती है, बैठती है अंदर कमरे में, वो उससे बोलने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उस व्यक्ति पर इतना संगीन आरोप था कि कोई भी एक सामान्य महिला ऐसे आदमी से बात करना नहीं चाहेगी। जब काफी देर तक वो महिला उस आदमी से बात नहीं करती है, तो वो आदमी फपक कर रोने लगता है और कहता है कि तुम मुझसे बात भी नहीं करना चाहती हो। तो कहती है तुमने काम ही ऐसा करा है, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, पत्नी हूँ, मेरे होते हुए तुमने ये घिनौना काम क्यों किया। वो कहता है कि क्या तुम्हें भी कानून की तरह मेरे पे विश्वास नहीं है कि मैंने ऐसा कोई घिनौना काम करा होगा। तो कहती है कि क्या कानून ने तुम्हें ऐसे ही फंसा दिया है, ऐसे ही तुम पे मर्डर केस लगा दिया है। तो कहता है तुम उस दिन कहानी नहीं जानती हो कि हुआ क्या था और मैं ऐसे फंस कैसे गया। तो कहती है कि मुझे तुम पे विश्वास बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। तो बताता है कि कभी कभी देखा हुआ चीज भी सही नहीं होती। तो कहती है ऐसा क्या हो गया और कि ये तुम आज इस जगह पड़े हो, तुम्हें 2 दिन में फांसी होने वाली है। तो वो शख्स एक कहानी बताता है जो कि बहुत ही दुखदाई कहानी थी और वाकई में बहुत पीड़ा देने वाली कहानी थी। इसी अलीगढ़ में 2 दोस्त थे, सुबोध और प्रमोद। ये दोनों बचपन के साथी थे, बचपन में साथ स्कूल पढ़े, कॉलेज पढ़े। और किस्मत की बात ये कि एक ही बड़ी कंपनी में दोनों की जॉब लगी। इसी कंपनी में एक लड़की भी काम करती थी, वंदना नाम की, जिससे सुबोध के अच्छे रिश्ते थे, अच्छी दोस्त थी। और एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह वो हर छुट्टी वाले दिन इधर उधर घूमते, बातें करते और खाना खाते और फिल्में देखने जाते। ये बात जब प्रमोद को पता चली तो प्रमोद ने कहा यार, तेरी तो शादी हो गई है, ऐसा ना कर, तू भी मेरी दोस्ती इस लड़की से करवा दे वंदना से, मैं भी कुछ एंजॉय कर पाऊँ। इससे सुबोध बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है यार, तू पागल हो गया है, वो मेरी दोस्त है, मेरी गर्लफ्रेंड है, तू ऐसा सोच भी कर सकता है कि मैं तेरी दोस्ती उससे करा दूंगा। यार, तू वो आदमी सही नहीं है, तू मुझसे आज के बाद बात मत करिए। इससे प्रमोद कहता है यार, मैं तो तेरा मन ले रहा था, मैं तो मजाक कर रहा था, तू बुरा क्यों मान गया। पर उस टाइम तो बात ये प्रमोद बोल देता है, पर उसके मन में इस बोध को लेके एक जहर भर जाता है कि बताओ, इसकी शादी हो गई है, फिर भी ये अपनी इस लड़की से मेरी दोस्ती कराने में इतना हिचक रहा है। अब वो उस मन बात को लेकर अंदर ही अंदर कूदता रहा। कुछ दिन बाद कुछ दिन बाद जब ये खाना खा रहे होते हैं, तो सुबोध बाहर से खाना मंगवाता है। तो वंदना पूछती है कि क्या आज तुम्हारी बीवी ने तुम्हें खाना बना कर नहीं दिया जो तुम बाहर से खाना मंगा रहे हो। तो इस पर सुबोध बताता है कि अब मेरी बीवी जो है अपने मायके गई है, वहां उसकी एक रिलेटिव में शादी है, वो वहीं गई है, अब कम से कम 5 से 10 दिन बाद वो लौटेगी। इसके बाद वो कहती ठीक है, कोई बात नहीं, तुम खाना बाहर से मत मंगाया करो, मैं तुम्हारे लिए, जब तक तुम्हारी पत्नी नहीं आती है, मैं खाना ले आया करूंगी। तो सुबोध भी इस पर राजी हो जाता है। अब 2-3 दिन बीतते हैं, तो वंदना कहती है कि एक काम करो, अब की संडे की छुट्टी होगी, क्यों ना तुम्हारे घर पे एक छोटी सी पार्टी रखी जाए, थोड़ा एंजॉय किया जाए। तो सुबोध भी इस बात के लिए तैयार हो जाता है कि घर पे तो कोई है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब प्रमोद को इस बात का पता चलता है, तो प्रमोद कहता है यार दोस्त, तू, मैं क्या तेरा दोस्त नहीं हूँ, एक काम करना, मुझे भी ले चल, थोड़ा मैं भी एंजॉय कर लूंगा। पर सुबोध के मन में कोई पाप नहीं था, कोई मैल नहीं था। तो कहता ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तू भी चल, तू भी एंजॉय कर लियो, पार्टी करेंगे, खाएंगे पियेंगे, बनाएंगे, मजे लेंगे। तो कहता ठीक है। अब इसके बाद संडे आ जाता है। संडे को जैसे ही ये तीनों घर पे इकट्ठे होते हैं सुबोध के, तो सुबोध कहता है ठीक है, मैं बाजार जा रहा हूँ, कुछ खाने पीने के लिए व्यवस्था करता हूँ, सामान लेके आता हूँ। और ये कह के वो सुबोध घर से निकल जाता है। इसके बाद प्रमोद और वंदना घर पे अकेले रह जाती है।
वंदना को अकेला देख प्रमोद के मन में थोड़ा पाप आ जाता है और उसके मन में आता है क्यों ना आप अकेला मौका है, कुछ करने की कोशिश करी जाए, हो सकता है मान जाए। उसके बाद वो प्रमोद उस वंदना के ऊपर थोड़ा हाथ लगाता है शरीर पे, उसको छूने की कोशिश करता है, तो वंदना इस चीज का विरोध करती है। पर सुबोध हाँ, पर प्रमोद के मन में शायद शैतान सवार था। अब वो उसके साथ हर चीज करने के लिए तैयार था, चाहे कोई कीमत कोई भी चुकानी पड़े। अब वो उसको पकड़ता है और गिराने की कोशिश करता है, इस पे वंदना चिल्लाने लगती है। अब इस पे प्रमोद डर जाता है कि ऐसा ना हो कि भीड़ इकट्ठी हो जाए या कोई आ जाए या कोई सुन ले तो बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी और बहुत दिक्कत होगी। इसी गुस्से में आगे प्रमोद वंदना का गला दबा देता है, उसको वहीं मार देता है। अब गुस्से गुस्से में उसको मार तो देता है, पर जैसे ही देखता है कि इस वंदना की सांसें थम गई है, उसकी जीवन लीला समाप्त हो गई है, वो इतना घबरा जाता है कि सोचता है क्या करूं। पर जो प्रमोद के मन में एक सुबोध को लेकर भी एक कुल्हड़ पैदा थी, एक गुस्सा पैदा था। अब वो सोचता है कि ये इल्जाम क्यों ना सुबोध पे लगा दिया जाए, क्योंकि घर भी जो है सुबोध का ही है। अब इसके बाद प्रमोद एक चाल चलता है और फोन करता है पुलिस को और बताता है कि साहब, हम एक जगह पार्टी करने गए थे, मैं यहाँ पहुंचा तो देखा कि मेरे दोस्त सुबोध ने अपने एक दोस्त को मार रखा है, यहाँ पड़ी है। अब जैसी ही बात पुलिस को पता चली, पुलिस फौरन मौके पर पहुंचती है और देखती है वहां। अब जैसी ही खबर पुलिस को मिलती है, पुलिस तुरंत वहां से निकल पड़ती है और वहां से प्रमोद भाग जाता है। और किस्मत सुबोध की इतनी खराब होती है कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही वहां सुबोध पहुंच जाता है और देखता है कि उसकी जो दोस्त है वो एक बिस्तर पर मरी पड़ी है। जैसे ही वो कुछ देखने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है, पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच जाती है और देखती है कि सामने सुबोध है और एक बिस्तर पे एक लाश पड़ी है लड़की की। इसके बाद तुरंत सुबोध को पकड़ा जाता है, लड़की के लाश को उठाया जाता है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। रेप की पुष्टि नहीं हुई थी, इसके लिए खाली इसके ऊपर मर्डर केस लगा और उसके शरीर पर थोड़ा निशान थे, तो इससे लगा कि शायद इसका रेप करने की कोशिश करी गई है, कामयाब नहीं हो पाया है, तो इसलिए इसका मर्डर कर दिया गया है। अब ये बात जब लोगों में फैली, कुछ लोग, अब ये बात जब फैलने लगी, जब पता चली, तो लोगों को इतना आकर्षित हो गए कि उस शख्स को फांसी की सजा दिलाने के लिए रोडों पर उतर गए। अब इसके बाद पुलिस पर प्रेशर पड़ता है, तो पुलिस आनंद फानंद में वो पूरा मुकदमा सुबोध के ऊपर लाद देती है, बिना किसी जांच के, बिना किसी पड़ताल के, सिर्फ एक फोन कॉल के इस पर। अब ये मुकदमा धीरे धीरे कोर्ट में जब जाता है और जनता का आक्रोश बढ़ता जाता है, तो उसके बाद कोर्ट भी इस मामले में और तेजी दिखाता है और सुबोध को जल्दी से जल्दी फांसी की सजा सुना देता है। पर जब जेलर उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछता है, तो ये इसको अपनी एक ख्वाहिश बताता है जो आपको मैंने बताई, कि वो अपनी बीवी के साथ एक रात बिताना चाहता है, कुछ समय उसके साथ काटना चाहता है। अब जब बीवी ने ये बात सुनी, तो बीवी की आंखों में अब आंसू थे। वो कहती, उसने बोला कि तुम्हें उसको अपने घर लाने की जरूरत थी, क्या मुझ में कुछ कमी थी या मैं तुम्हें कभी कुछ कहा? तो उन्होंने बताया कि मुझसे गलती इतनी हुई है कि मैंने बाहर रिलेशन बनाए, पर मैंने उसका मर्डर नहीं करा। पर ये बात उसकी बीवी के अलावा जेलर साहब भी बैठे अलग कमरे में सुन रहे थे उस वॉइस रिकॉर्डर की मदद से। अब जब ये बात जेलर साहब के कान में पड़ती है, तो जेलर साहब थोड़ा मुचक्के रह जाते हैं, थोड़ा दंग रह जाते हैं कि क्या हो गया, कि किसी निर्दोष को फांसी होने वाली है। अब इसके बाद उसकी पत्नी वहां से रोते हुए चली जाती है, पर वो कहता है कि कोई बात नहीं, दो दिन मुझे कल फांसी हो जाएगी, पर एक काम करना, कभी भी बच्चों को मत बताना, अपने बच्चों दोनों का ख्याल रखना, उनको मत बताना कि मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि उनका भी हो सकता है कि इस कानून व्यवस्था से भरोसा उड़ जाए, विश्वास उड़ जाए। तो पत्नी उसको फिर गले लगाती है और रोती वहां से निकल जाती है। ये बात तो यहीं खत्म हो जाती है, पर इस बात की खबर जब जेलर साहब के कान में पड़ती है कि एक निर्दोष आदमी को एक दिन बाद फांसी होने वाली है, तो उनका मन विचलित हो जाता है और वो सोचते हैं कि इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो तुरंत इस बात की खबर आला अधिकारी को पहुंचाते हैं। अब जैसे ही ये बात आला अधिकारी को पहुंचती है और बाहर निकलते हैं, लीक होती है, अब और हड़कंप मच जाता है कि एक निर्दोष आदमी को फांसी होने वाली है, उसको बेवजह फांसी चढ़ा दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों हमारा कानून कहता है कि 100 मुजरिम चाहे बच जाए, पर एक निर्दोष को सजा न मिले। अब जैसे ही खबर आला अधिकारी तक पहुंचती है, वो तुरंत आनंद फानंद में एक मीटिंग अरेंज करते हैं, बुलाते हैं, और उसमें जजों को और बाकी आला अधिकारी को बुलाया जाता है। और वहीं पर ही वो जेलर साहब उस वॉइस रिकॉर्डर को चालू करके रख देते हैं, जो कि सुबोध और उसकी बीवी के बीच में बातें हुई थी। अब जब ये बातें सुनते हैं, तो सबसे पहले तो उसकी फांसी को रोका जाता है, कहते हैं इसकी फांसी रोको, उसके बाद आगे के देखा जाएगा, नहीं कल इसको फांसी अगर हो गई तो ये कानून के नाम पर एक जब अगर गलती से भी इसको फांसी हो गई, तो ये एक धब्बा कानून पर लग जाएगा, कानून व्यवस्था पर लग जाएगा, न्यायपालिका पर लग जाएगा कि एक बेगुनाह को फांसी हो गई। अब आनंद फानंद में सुबोध की फांसी को टाल दिया जाता है। अब सबसे बड़ा पुलिस और प्रशासन के लिए, अदालत के लिए चैलेंज ये था कि प्रमोद को कैसे साबित करें कि प्रमोद ने ही ये काम किया है और ये कृत्य किया है। पर इसी में से कुछ पुलिस वाले इस चीज की जिम्मेदारी लेते हैं, कहते हैं ठीक है, कोई सबूत नहीं है, इस टाइम बॉडी भी नहीं है, जल चुकी है, खत्म हो चुकी है,
पर फिर भी हम किसी बेगुनाह को तो ऐसे फांसी चढ़ने नहीं देंगे। तो कहते हैं अब इसके बाद पुलिस प्रमोद को उठा के लाती है और अपनी तरफ से एक मनगढ़ंत कहानी बनाती है। पुलिस कहती है कि हमें पता चल गया है कि तुमने ही वंदना को मारा था, उसके साथ रेप भी किया था। अब जब ये इतनी बात प्रमोद सुनता है तो घबरा जाता है, डर जाता है और सोचता है मन ही मन में कि मैंने तो उसे रेप किया ही नहीं था, पर वो कुछ बोलता नहीं है। तो वो इसके बाद पुलिस वाले कहते हैं कि तो अपना डीएनए सैंपल दो, हमें मिलाना है, मैच करना है कि तुमने ही किया है कि नहीं किया है, पर हमें विश्वास है, हमें पता चला है कि तुमने किया है। इसके बाद पुलिस प्रमोद का डीएनए सैंपल लेती है और 2 दिन उसको कस्टडी में रखती है और तीसरे दिन आगे बोलती है कि तुम्हारा और उसका डीएनए मिल गया है, उस दिन तुमने उसका रेप किया था। जब कई बार पुलिस ये चीज़ सख्ती से कहती है, वो कहता है मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, और वो एकदम इस चीज़ को बोल बैठता है कि मैंने तो उस दिन रेप किया ही नहीं था, सिर्फ उसका मर्डर किया था, बस इतना। अब इसके बाद पुलिस जो होती है उस रिकॉर्डिंग को कोर्ट में पेश करती है और प्रमोद को पेश करती है, कहती है कि इसने अपना जुर्म कबूल लिया है। अब इसके बाद तुरंत ही सुबोध को छोड़ा जाता है और प्रमोद के ऊपर ये मुकदमा चला जाता है। दोस्तों, इस कहानी और घटना के बारे में आपकी क्या राय है? आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।